यहाँ पर क्या दिख रहा है? और गाड़ी मारी है। आपका नाम लिखा है। अरे मेरा नाम तो ठीक है, तो मेन चीज क्या दिख रही है? BMW मारी है। वो कार वो और फिर वो घिस रही है फ्रिक्शन की वजह से Yes, और yes, धुआं yes. निकल रहा है उससे फिर टायर बिल्कुल से। सही, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, बर्फ पे तुम्हारी गाड़ी, मान लो तुम्हारे पास लैम्बोर्गिनी है और बहुत खतरनाक बर्फ जमी हुई है और तुम्हारे टायर्स भी बर्फ के ही बने हुए हैं, बहुत तगड़ा इंजन है तुम्हारी गाड़ी का, ठीक है, खतरनाक एकदम, लैम्बोर्गिनी है तुम्हारे पास, तो गाड़ी की टॉप स्पीड क्या होगी? हीरो आगे बढ़ेगी नहीं गाड़ी, जीरो। लिप कर तो ये बताओ, गाड़ी को आगे कौन बढ़ाता है? इंजन आगे बढ़ाता है कि फ्रिक्शन आगे बढ़ाता है? फ्रिक्शन आगे बढ़ाता है गाड़ी को। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो क्या गाड़ी आगे बढ़ पाएगी? नो सर। तो वहाँ पे भी जा सकते हो ना, लाइक अगर डिक्लाइन। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा ना, रुकी हुई है, इनिशियली रुकी हुई है, ठीक है। सो विदाउट फ्रिक्शन कैन योर कार चेंज इट्स वेलोसिटी? यस सर। नो सर। करेक्ट इसमें फिर वो ऑन द स्पॉट घूमती रहेगी उधर ही, मतलब उसके टायर एग्जैक्टली, टायर वहीं पर घूमते रहेंगे। अच्छा अब एक और चीज बताओ मुझे कि अगर मैं जा रहा हूं आराम से गाड़ी लेके, लैम्बोर्गिनी लेके जा रहा हूं बर्फ पे, टायर मेरे सस्ते वाले हैं, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं वहां पर, बहुत स्पीड में जा रहा हूँ 200 की स्पीड से, फिर मैंने देखा कि आगे खाई है तो मैंने ब्रेक मारी, तो क्या होगा? मैं बच जाऊंगा कि खाई में से कुदा दूंगा? खाई में चले जाओगे। खाई में मारे। जो मूवीज होती हैं फास्ट एंड फ्यूरियस, इन सब में भी तो कुदाते ही हैं, तो सामने पार कर जाऊंगा ऑब्वियसली, दूसरे पहाड़ पे पहुंच जाऊंगा। तो यार अपनी जो कार है वो ना आगे बढ़ेगी, मतलब अगर रुकी हुई है तो आगे नहीं बढ़ पाएगी बिना फ्रिक्शन के, अगर चल रही है तो रुक नहीं पाएगी बिना फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ। तुम पैदल पैदल भी फ्रिक्शन की वजह से चल पाते हो, तुम बहुत तेज दौड़ रहे हो और फिर एकदम से लेट्स से तुम रुकने की कोशिश करो और वहां पर नीचे स्लिपरी है बहुत ज्यादा सरफेस, तुम क्या रुक पाओगे बहुत आसानी से कि नहीं रुक पाओगे? नहीं रुक पाएंगे। सो इट इज फ्रिक्शन जो हमें चलाता है आगे, मतलब डेफिनेटली हम अंदर से कुछ एनर्जी यूज करके कुछ कर रहे हैं, बट फाइनली फ्रिक्शन की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करता हूँ इन जनरल। तो हमने क्या देखा है कि अगर मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है मेरे पास यहाँ पे एंड मैं यहाँ पर इसको पुश करूं किसी डिब्बे को, तो जरूरी नहीं कि ये चलने लग जाए, नॉट नेसेसरी, हो सकता है ये रेस्ट पे रहे अगर मैंने बहुत बड़ा फोर्स नहीं लगाया तो। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ही फोर्स इस फ्लोर ने लगा दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पर ग्रेविटी नहीं है, इट इज ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ यही दो फोर्सेस हैं, मैंने जो धक्का लगाया और फ्लोर ने इस डिब्बे को चलने से रोकने के लिए जो वापस धक्का लगाया, दीज आर दी ओनली टू फोर्सेस, ठीक है। तो ये बताओ, ये जो फ्लोर है, फ्लोर ने सिर्फ ऊपर फोर्स लगाया कि सिर्फ पैरेलल फोर्स लगाया पैरेलल टू द सरफेस, कि दोनों का मिक्सचर लगाया? क्या लगता है? दोनों का मिक्सचर। तो हमारे पास एक प्रूफ है कि भाई जो फ्लोर है, दिस फ्लोर कैन एक्चुअली अप्लाई a slant force on this block। ये फ्लोर एक slant force लगा सकते हैं और इस slant force को हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपने हिसाब से, कि एक कंपोनेंट इधर पे और एक कंपोनेंट इधर पे। इस कंपोनेंट को हमने नाम दिया नॉर्मल एंड इस वाले को क्या नाम दिया? फ्रिक्शन। नॉर्मल का काम क्या है? नॉर्मल का काम है कि भाई ये जो ब्लॉक है ये इस नीचे वाले सरफेस के अंदर ना घुस जाए, नॉर्मल का काम वो है। Normal, prevents the block from penetrating the surface of the table। फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है इसको फिसलने से रोकने का काम है। यार यहाँ पर अगर कोई खड़ा है, यहाँ पर बंदा टेबल के ऊपर, तो उस टेबल वाले बंदे को ये फिसलते हुए नहीं दिखे, ये इंश्योर करना फ्रिक्शन का काम है। फॉलो कर रहे हो? यस सर। ठीक है, बताओ क्या फ्रिक्शन हमेशा
चीजों को रोक पाता है स्लिप होने से कि कभी कभी हार जाता है? क्या लगता है? हार जाता है कहीं। कभी कभी हार जाता है। अब यहाँ पर मान लो एक सामने फ्रिज रखा है, ठीक है, फ्रिज को यहाँ पर आके अनिरुद्ध ने धक्का मारा, फ्रिज नहीं मूव हो पाया। अनुभव ने आके धक्का मारा, फ्रिज नहीं मूव हो पाया। सौम्य ने आके धक्का मारा, नहीं मूव हो पाया। मैंने आके धक्का मारा, वो मूव हो गया। क्यों? क्योंकि यार फ्रिक्शन अनुभव, अनिरुद्ध, सौम्य उन तीनों से स्ट्रांग है, मुझसे स्ट्रांग नहीं है ना? क्या बोलते हो? तो क्या फ्रिक्शन बहुत खतरनाक वैल्यू ले सकता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ही हो सकता है इस केस में? फिनाइट वैल्यू। पर्टिकुलर वैल्यू। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर फेविक्विक लगा दूं, तो भाई मैं क्या, यहाँ पर द ग्रेट खली है, वो भी ना मूव कर पाए इसको, तो उस केस में यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत छोटी सी वैल्यू ले रहा है कि बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा है? छोटी सी वैल्यू। बड़ी वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू ले रहा है ना? तो फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक भी हो सकती है। मतलब इंफिनिटी तो खैर बहुत बड़ा नंबर हो गया, बट इट कैन टेक अ वेरी लार्ज नंबर एज वेल। ठीक है, बहुत सारे केसेस में फ्रिक्शन 10,000 न्यूटन, 15,000 न्यूटन इस तरह की वैल्यूज ले सकता है। मतलब इंफिनिटी तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता, 10,000, 15,000 इस तरह की वैल्यूज ले सकता है। सेम थिंग विद नॉर्मल रिएक्शन। यार एक बॉल आ रही थी, धोनी ने इसको हिट किया बैट से, तो बैट इस पे हो सकता है 10,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन एंड ये जो फ्रिक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, दे कैन टेक स्मॉल वैल्यूज एज वेल एज लार्ज वैल्यूज। वो कैसे भी वैल्यूज ले सकते हैं, दे आर सेल्फ एडजस्टिंग, जितने की जरूरत पड़ती है उतना दे देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द केस, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट केसेस। हम सारे के सारे केसेस देखेंगे बाद में, बट नॉर्मली अगर फ्लोर पे एक डिब्बा रखा है तो यहां पर फ्रिक्शन इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले पाएगा, 10,000 20,000 वैसे टाइप की वैल्यू नहीं ले पाएगा। ठीक है, नॉर्मली अगर फ्लोर पे एक डिब्बा बस रखा है चुपचाप, तो इसको धक्का मारने की कोशिश करोगे, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स ये पक्का से शिफ्ट होगा, इट वुड शिफ्ट। तो फ्रिक्शन जो लग रहा है, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, वो अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही रोक सकता है, एक्सटर्नल फोर्सेस को बाद में नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि इधर पे तो फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द ग्राउंड ही लगेगा ना, जहां से उसका कांटेक्ट। फ्रिक्शन वुड ऑलवेज, हाँ, फ्रिक्शन वुड ऑलवेज बी पैरेलल टू द कांटेक्ट सरफेस। तो ये कांटेक्ट सरफेस है, दिस इज द कांटेक्ट सरफेस, एंड कांटेक्ट सरफेस पे फ्लोर ने ब्लॉक पे इधर पे कांटेक्ट फोर्स लगाया, कांटेक्ट की स्पेलिंग बहुत खतरनाक लिखने वाला था मैं, एंड उस कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स कर देते हैं हम ब्रेक डाउन, एक कंपोनेंट इधर पे एंड एक कंपोनेंट इधर पे। इस वाले को हमने नाम दिया फ्रिक्शन एंड इस वाले को हमने नाम दिया नॉर्मल। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सर वो कांटेक्ट फोर्स पॉसिबल है ना जब वो कुछ फोर्स हम लोग लगा नेली? क्या वो कांटेक्ट फोर्स तभी पॉसिबल है ना जब लोग डायगोनल में कोई फोर्स लगा रहे हो। यस बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल स्पेस में अगर टेबल पे एक डिब्बा रखा है, तो इस डिब्बे को अर्थ खींच नहीं रही है स्पेस में, और ना कोई आके धक्का लगा रहा है, तो इसको रेस्ट पे रखने के लिए टेबल भी 0 धक्का लगाएगा। इस पे कोई और फोर्स लगा नहीं रहा है, टेबल भी फोर्स नहीं लगाएगा, तो इस पे नेट फोर्स 0 आ जाएगा, चुपचाप पड़ा रहेगा वहां पे। तो स्पेस में अगर टेबल के ऊपर अगर एक डिब्बा रखा है, चुपचाप रखा है, प्यार से तुमने जाके रख दिया, तो देयर वुड बी 0 कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक। इसी टेबल और डिब्बे को तुम अर्थ पे लेके आ जाओ, तो क्या होता है, इस डिब्बे को अर्थ अपनी तरफ खींचने लग जाती है, नॉर्मल, जिसकी वजह से टेबल को वापस ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाना पड़ता है जो कि mg के बराबर हो, ताकि ये चुपचाप रुका रहे। तुम ऊपर से और ज्यादा प्रेस करते हो F फोर्स से, तो नीचे से इसको और एक्स्ट्रा F फोर्स से प्रेस करना पड़ता है। फॉलो कर रहे हो? यस सर। यस सर हाँ भाई बोलो। तो फिर स्पेस में मतलब फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या?
करेगा ना। अगर मान लो ये टेबल है और ये डिब्बा है, ये टेबल स्पेस में है, स्पेसशिप के अंदर रखा है, और मान लो नीचे से मैंने इसको पकड़ के रखा है टेबल को कि टेबल कहीं ना जाए, ठीक है। तो मैंने इधर से प्रेस किया तो ये डिब्बा हो सकता है स्लाइड ना हो टेबल पे, तो इसका मतलब क्या है, इस पे वापस इधर पे फोर्स लगा दिया टेबल ने, मैंने फोर्स लगाया इधर पे बट ये रुका रहा, इसका मतलब क्या है कि टेबल ने इस पे वापस इधर पे फोर्स लगा दिया। तो टेबल कैन अप्लाई अ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन इवन इन द स्पेस। फॉलोड? Sir, Okay, sir. बोलो। sir, जब ये table and box when they are on earth, तो sir जो table force एक limited value अप्लाई करेगा ना? यस, फ्रिक्शन की एक लिमिटेड वैल्यू हो सकती है। देखो अभी तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, जस्ट 5 मिनट रुक जाओ, सब समझ में आ जाएगा। एक बार रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं कि Okay. फ्रिक्शन एग्जिस्ट क्यों करता है। सबसे फर्स्ट रीजन है यार, कभी कभी सरफेसेस रफ होते हैं। कभी कभी क्या, किसी भी सरफेस को उठा के देखो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, पक्का से उसमें तुम्हें उबड़ खाबड़ जमीन दिखेगी, उबड़ खाबड़ सरफेस दिखेगा। सो इट इज रफ एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो ऐसा कुछ तो सरफेस है, ये टेबल का सरफेस है, एंड इसी के ऊपर एक ब्लॉक रखा है हमने, उसका सरफेस भी तो ऐसा ही कुछ होगा यार। ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम इस ब्लॉक को इधर से प्रेस करो तो यहां पर स्पेसिंग, यहां पर स्पेसिंग, यहां पर स्पेसिंग, यहां पर स्पेसिंग कम होना शुरू हो जाएगी। ये वाली स्पेसिंग इंक्रीज होने की कोशिश करेगी, ये वाली स्पेसिंग डिक्रीज होने की कोशिश करेगी। अब ये दोनों सरफेस जब नजदीक आएंगे तो ये वाला सरफेस इस सरफेस को इधर पे प्रेस करेगा, इसका एक कंपोनेंट इधर पे होगा जो कि फ्रिक्शन की तरह एक्ट कर रहा है बेसिकली। सो यहां पे ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, उसका अलोंग द टेबल जो कंपोनेंट है उसको हमने फ्रिक्शन नाम दे दिया और इसको हमने नॉर्मल नाम दे दिया। फॉलोड? यस सर। Sir. Yes, sir. सेकंड रीजनिंग ये है कि यार देखो, अगर एक ग्लास लूं मैं, बहुत स्मूथ ग्लास, और उसी के ऊपर एक और बहुत स्मूथ ग्लास ले लूं, बहुत खतरनाक मैंने उसको पॉलिशिंग करी है, एकदम स्मूथ बना दिया, तो इवन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी वो काफी स्मूथ दिखने वाला है मेरे को, ठीक है। तो यार वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी मुझे स्मूथ दिख रहा है, बट अगर एक ग्लास दूसरे ग्लास के ऊपर रखा है और मैं उसको स्लाइड कराने की कोशिश करूं, मुझे फ्रिक्शन महसूस होता है यार, ऐसा नहीं कि कोई फ्रिक्शन महसूस नहीं होता। तो अगर मेरे पास दो स्मूथ सरफेसेस हैं, इवन बिटवीन द टू स्मूथ सरफेसेस देयर वुड बी फ्रिक्शन। तो इसकी रीजनिंग हमने क्या दी है, हमने बोला कि भाई देखो, अगर कोई स्मूथ सरफेस है, एक यहां एक यहां, नीचे टेबल है मान लो और ऊपर लेट्स से ब्लॉक है, तो हमने रीजनिंग बनाई कि यार शायद ऐसा हो जाता है कि इसके जो एटम्स है और इसके जो एटम्स है ये आपस में किसी तरह के फेविकॉल जैसे बॉन्ड्स बना लेते हैं, जिनको हम एडेसिव बॉन्ड्स बोलते हैं। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम एडेसिव बॉन्ड्स बोलते हैं। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको कोहेसिव बॉन्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो ऐसे बॉन्ड्स बन जाते हैं, धागे टाइप्स। ठीक है, दिस इज द थ्योरी। एंड फिर क्या बोला कि अगर मैं यहां से पुश करूं तो ये जो धागे हैं ये धागे थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे और थोड़े से स्ट्रेच हो जाएंगे, हाँ कि ना। तो यहाँ पर ये डिब्बा है, Yes, sir. ये धागे पहले सीधे 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 थे, तुमने इधर से प्रेस किया जिसकी वजह से थोड़ा सा स्लाइड होने की कोशिश किया और ये जो धागे हैं ये धागे टेढ़े हो गए, इसको पकड़ के रखने की कोशिश करो। अब इसके ऊपर इन धागों ने इधर पे फोर्स लगाया मान लो, उसका एक कंपोनेंट इधर पे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा आएगा, सर। sir. आएगा। Yes. उस कंपोनेंट को हमने फ्रिक्शन नाम दिया। सो ये अधेसिव बॉन्ड्स, दिस इज अनदर रीजनिंग, ठीक है, क्योंकि हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे यार, दो स्मूथ सरफेस है उनके बीच में भी अपने को फ्रिक्शन दिखता है, तो ये रफनेस वाली चीज तो काम कर नहीं पाई, तो हमने नई थ्योरी बना दी कि यार मे बी देयर आर अधेसिव बॉन्ड्स। इसने वो उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक और चीज होती है कि यार कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो टेबल है, टेबल के ऊपर मैं एक डिब्बा रख दूं, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम जाके देखें ना तो क्या होता है, ये जो डिब्बा है
ये टेबल के सरफेस के अंदर थोड़ा सा घुस जाता है, थोड़ा सा पेनिट्रेट कर जाता है। तो रियलिटी में ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, हल्का सा यहाँ पर नीचे की तरफ कंप्रेस हो गया होगा टेबल का सरफेस, एंड फिर यहाँ पर तुमने अपना डिब्बा रखा है, ठीक है। एंड अब इसको मैं अगर प्रेस करता हूं तो क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा एक इसका मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। चद्दर पे कभी ब्लॉक रख के देखना एंड ब्लॉक को पुश करके करने की ट्राई करना, तो यहाँ पर चद्दर इकट्ठी हो जाएगी। होता है ऐसा कि नहीं होता है? यस सर। होता है सर। सर इसको हम बोलते हैं प्लाविंग इफेक्ट, ठीक है। वो जो खेत में होता है ना, प्लाव, क्या बोलते तुम? हरैया। हाँ सर, कोई प्लाव प्लाव बोलते हैं, Plow. प्लव बोलते हैं, पता नहीं क्या हल, बोलते हैं। हल। प्लो बोलते हैं, प्लो। प्लो बोलते हैं, हाँ। ठीक है। PLOU प्लाविंग इफेक्ट बोलते हैं, प्लाविंग इफेक्ट, कि भाई जैसे जैसे मैं पुश करता जाऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको पुश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो दीज आर द बेसिक रीजंस, ठीक है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ये सब चीजें जानने में, अगर इंटरेस्ट नहीं है जानने में, कोई बात नहीं, कोई तुमसे नहीं पूछेगा इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में। आई जस्ट थॉट कि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो वो ये प्लाविंग इफेक्ट Sir. में जो नीचे वाला जो बेस यूज किया है, जो ब्लॉक इस पे रखा है, वो मटेरियल का है, मतलब जो इकट्ठा हो रहा है। हाँ, ये जो इकट्ठा हो रहा है ये टेबल का मटेरियल है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब टेबल तो सॉलिड होता है, मतलब समझ में नहीं आया। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि इन तीनों में से कोई सी भी रीजनिंग काम कर सकती है, या फिर तीनों एक साथ भी काम कर सकते हैं। हो सकता है टेबल का सरफेस रफ हो सकता है वहां पर बॉन्ड्स भी बन रहे हो, और हो सकता है टेबल थोड़ा सा भी अगर सॉफ्ट है तो उसमें ये प्लाविंग इफेक्ट दिख रहा हो अपने को। फॉलोड? ये सब तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा ना, तो शायद उसको ही ना। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। तो इवन सॉलिड मटेरियल्स है कोई, फॉर एग्जांपल एक चेयर है, चेयर को भी तुम थोड़ा सा नाखून से प्रेस करोगे, माइक्रोस्कोप लेके देखोगे, थोड़ा सा तो प्रेस हो गई होगी चेयर, हल्का सा, बहुत माइन्यूट, मे बी माइक्रोमीटर हाइट एक्स्ट्रा हो गई होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एनीवेज, दीज आर द रीजनिंग्स। सर हाँ भाई बोलो। सर वो जो पहला रीजन है उसमें अगर ब्लॉक आगे जाने की कोशिश करेगा तो वो पीछे ढक लेगा ना टेबल, यस। तो फिर वो कभी आगे जा ही नहीं पाएगा ना, अटक गया ना उसमें। नहीं, कभी ना कभी तो वो स्लाइड हो जाएगा ना, ऊपर तो स्लाइड कर ही सकता है किसी भी तरह से। सर लेकिन पहले मतलब डायग्राम में देखिए ना। हाँ, एक मिनट देखो, यहाँ पर मैंने इधर पे जो फोर्स लगाया है, क्या मैं उसको इन दोनों पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ? एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, आगे ना। हाँ अभी ये वाला जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर इसको उधर स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है, तो जितना बड़ा फोर्स लगाऊंगा इधर का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो वो इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लाइड कर देगा, और ये ऊपर ऐसे ऐसे स्लाइड करके आगे चला जाएगा। फॉलो किया तुमने? ओके, मतलब सर्टेन लिमिट के बाद ना। एग्जैक्टली। किसी और को कोई डाउट छोटा मोटा? सर एडहेसिव बॉन्ड्स में वो फ्रिक्शन एक बार एक्सप्लेन करिए ना, मतलब कैसे लगता है? देखो यार, ये वाली थ्योरी हमने बनाई क्यों? ये इतनी मस्त थ्योरी है ना, ये ऊपर वाली रफनेस वाली। ये थ्योरी बनाने के पीछे रीजन ये था कि हमने ग्लास सरफेसेस लिए, 2 ग्लासेस, पॉलिश किया खूब, माइक्रोस्कोप से देखा बहुत स्मूथ दिख रहे हैं, बट अब दोनों को मैंने कांटेक्ट में रखा, फिर मैंने स्लाइड कराने की कोशिश करी एक डिब्बे को दूसरे डिब्बे पे, तो स्लाइड नहीं हो रहे थे इतना इजीली, थोड़ा सा फ्रिक्शन था। फिर हमने फाइनली थ्योरी बनाई कि यार इनके बीच में कुछ तो बॉन्ड्स बन रहे हैं शायद। फिर क्या होता है, ये ऊपर का जो डिब्बा है, ये इसके बॉन्ड्स हैं, मतलब इन दोनों के बीच में, इसको यहां से पुश करूं तो ये बॉन्ड्स थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर रबर बैंड्स थे, रबर बैंड्स पहले स्ट्रेट थे, तुमने टेढ़ा पुश किया तो रबर बैंड्स थोड़े से स्ट्रेच हो गए, इस तरह से इमेजिन करो। फिर ये जो फोर्स है, मतलब ये जो थ्रेड्स हैं, ये हर कांटेक्ट पॉइंट को इधर पे खींचेंगे, उसका एक कंपोनेंट इधर पे आ जाएगा, इसको हमने फ्रिक्शन नाम दिया। अब फॉलो किया तुमने? ओके सर, समझ गया। यहाँ पर अपने को फ्रिक्शन की जो बेसिक थ्योरी है उस पर पीएचडी नहीं करनी है, अपने को जेई लेवल के सवाल करने हैं जो कि फाइनल उसकी एप्लीकेशन पे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं तुमसे अब फाइनल जो मेन चीजें उनके बारे में बात करता हूँ। तुम ये बताओ, व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस ऑफ फ्रिक्शन? मैंने 2 सवाल लिखे हैं तुम्हारे लिए, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बताओ। It is to stop the motion of an object. The second option. The second वाला. Second, sir. सर दोनों दोनों? फर्स्ट
फर्स्ट सेकंड दोनों लग रहे सर हैं सेकंड वाला दोनों, पर सेकंड वाला ज्यादा सही होगा। दोनों सही हैं सर, बट सेकंड वाला ज्यादा सही है। ओके ठीक है, अच्छे आंसर्स हैं सबके। आंसर सेकंड वाला। सर प्रिवेंट रिलेटिव मोशन मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? देखो मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पर, आंसर क्या है मैंने लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों? देखो मान लो तुमने एक गड्डी खरीदी, ठीक है, और तुमने बिजनेस चालू किया डिलीवरी का, और यहां पर तुमने एक डब्बा रख दिया और तुमने ट्रक चालू किया, ट्रक जाने लग गए आगे, डब्बा वहीं पे रह जाएगा कि डब्बा भी ट्रक के साथ आगे जाएगा? ट्रक के साथ जाएगा। आगे जाएगा। ट्रक के साथ आगे जाएगा, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली तुम ऐसा ट्रक तो खरीदोगे नहीं जो यहाँ पर नीचे बर्फ का सरफेस है जिसमें, ठीक है। हाँ वही। तो ब्लॉक इज गोइंग टू मूव विद द ट्रक। अब देखो ये जो ट्रक है, ट्रक को आगे किसने चलाया? टायर पे यहाँ पर सड़क की वजह से, रोड की वजह से फ्रिक्शन लग रहा है आगे, ठीक है। तो यहाँ पर टायर पे फ्रिक्शन लग रहा है आगे, जिसकी वजह से ट्रक आगे जा रहा है। डब्बे को कौन आगे लेके जा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रॉम होम, कहां से लग रहा है वो फ्रिक्शन? पीछे वाले ट्रक से। तो यहां पर इस पॉइंट पे आगे की तरफ फ्रिक्शन लगाया ट्रक के इस कॉन्टैक्ट सरफेस ने। ट्रक का ये जो पीछे का बेस है ना, इस बेस ने डिब्बे को आगे खींच लिया अपने साथ। बोला कि यार भाई तू कहां बैठा रहेगा यहाँ पर, मेरे साथ चल, तेरे को आगे खींच के लेके चलता हूं, मैं तेरी हेल्प करता हूं। तो इन दिस केस डिब्बे को फ्रिक्शन मूव करा रहा है कि रोक रहा है? क्या हो रहा है? मूव करा है। मूव करा रहा है। वो फ्रिक्शन राइट में कैसे लगाया कार ने? ये सर हाँ सर वो पीछे होगा ना। यस सर वही एक मिनट वृष्टि मुझे एक चीज बताओ, ये जो ब्लॉक है ये राइट में मूव करेगा कि लेफ्ट में मूव करेगा, ये बताओ। राइट। राइट में मूव करेगा। इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो अगर ये राइट में मूव कर रहा है तो इस पे किस तरफ फोर्स होना चाहिए जो इसने इसको मूव करा है? राइट में। अच्छा वृष्टि ये बताओ, ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे पे अर्थ का फोर्स नीचे लगेगा, हाँ कि ना? यस सर। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। आर दीज द फोर्सेस व्हिच कैन मूव इट टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन? नो सर। तो कौन मूव करा सकता है राइट डायरेक्शन में? पैरेलल कौन सा फोर्स लग सकता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगा होगा, क्या लगता है तुम्हें? टुवर्ड्स द राइट। ओके गॉट इट। टुवर्ड्स द राइट। एक और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। टेबल के ऊपर, टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, तुम आए, तुमने इस पे हाथ रखा, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं जो कुछ भी तुमने बोला, एंड फाइनली तुमने क्या किया, इसको प्रेस किया नीचे किताब को थोड़ा सा, और इसको आगे भी, अपने हाथ को आगे भी पुश किया। अभी जो किताब है, ये किताब राइट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगी। तुम्हारे हाथ में इस पे क्या क्या फोर्सेस लगाए? एक नीचे इसको प्रेस किया और इसको आगे एक फोर्स लगाया इस पे। इस आगे वाले फोर्स को हम फ्रिक्शन बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम योर हैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन है दैट इज मूविंग द बुक, हाँ कि ना? मैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। बुक, फ्लोर इज स्मूथ, यहां पर मेरा हाथ, ठीक है, हाथ से मैंने इसको नीचे थोड़ा सा प्रेस किया और मैंने अपने हाथ को आगे भी पुश किया। ये बताओ ये बुक कहां मूव करेगी? राइट की डायरेक्शन में मूव करेगी कि लेफ्ट की डायरेक्शन में मूव करेगी? राइट। यहाँ पे किताब रखी है एंड यहाँ पे हाथ रखा है, नीचे प्रेस किया और हाथ को आगे पुश किया। तुम सबने बोला कि किताब आगे मूव करेगी राइट की तरफ। ये फ्लोर स्मूथ है, द फ्लोर इज स्मूथ। फ्लोर पे कोई फ्रिक्शन लग सकता है क्या, बताओ? नो सर। नहीं लग सकता है ना, फ्लोर पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग सकता है। एनीवेज यहां पर जो ब्लॉक है उसको राइट की तरफ मूव किया जा रहा है। शुरू में रेस्ट पे था, अब राइट में जाने लग गया। अगर शुरू में कोई चीज रेस्ट पे थी और फिर वो राइट में जाने लग गई तो उसमें फोर्स कहां पर लगा होगा, बता सकते हो? राइट की तरफ। ये तुम्हारा हाथ है, तुम्हारे हाथ ने इसको नीचे प्रेस किया और आगे पुश किया, ये राइट में मूव किया।
तो ये बताओ अपने हाथ ने इस पे राइट में फोर्स लगाया कि लेफ्ट में, कहाँ लगाया? राइट पे राइट में राइट में। और ये जो फोर्स लगाया है ये टेंजेंशियल टू द ब्लॉक है कि परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक है? टेंजेंशियल। तो डायगनली लगाया है ना फोर्स, तो क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स में एक तरह से लग रहा है फोर्स। करेक्ट। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला तो मैंने अलग से बना दिया। ओके सर। तो ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन है कि नॉर्मल है? सर हाथ ने धक्का मारा वो वाला फोर्स है ना? हाँ सर, नॉर्मल वाला। अच्छा ये बताओ, एक मिनट, हाथ कांटेक्ट में होना चाहिए बुक के साथ कि हवा में तुम धक्का मार देते हो? क्या कांटेक्ट होना चाहिए। हाथ जब तक बुक के साथ कांटेक्ट में नहीं होगा तब तक बुक चलेगी नहीं। अब कांटेक्ट फोर्स के ही दो हिस्से होते हैं। कांटेक्ट फोर्स का एक इधर का हिस्सा, इसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे, इधर का हिस्सा उसको हम नॉर्मल बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ओवरऑल कांटेक्ट फोर्स लगाया अपने हाथ की तरफ से, किताब आगे मूव करने लग गई तो उस पे आगे मेरे कांटेक्ट फोर्स का ही कोई कंपोनेंट लगा है, उस कंपोनेंट का क्या नाम है? अच्छा ओके, समझ में आ गया सर। गॉट इट सर। हाथ कांटेक्ट फोर्स, सर क्या हाथ लगा सकता है कांटेक्ट फोर्स? हाथ कांटेक्ट फोर्स नहीं लगाएगा तो तुम बोतल कैसे उठाओगे? बताओ। सर रिपीट करो ना एक बार, क्या स्टेटमेंट बोला था आपने? वो मैंने बोला कि भाई अगर हाथ कांटेक्ट फोर्स नहीं लगा सकता है किसी चीज पे तो तुम चीजों को कैसे मूव कराते हो? हाथ पकड़ के, हाथ से बॉटल उठाते हो, हाथ से बैग उठाते हो, हाथ से पेन पकड़ते हो। ये तुम्हारा हाथ ही तो है जो उन चीजों पे कांटेक्ट फोर्स लगा के फिर उठा रहा है। तुम मैग्नेटो तो हो नहीं कि तुम मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हो। पर यहाँ पे फिर वो जो नीचे वाले फोर्स का कंपोनेंट 0 होगा ना, मतलब वैल्यू? या नहीं, इट वॉन्ट बी 0। वो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर जमीन उसको हैंडल कर लेगी अपने आप, टेबल हैंडल कर लेगा, बट टेबल इसको हैंडल नहीं कर पाता। सर ऐसा भी हो सकता है। एक चीज बताओ, यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक राइट की तरफ मूव होगा, ठीक है? एंड अगर राइट की तरफ मूव होगा तो इस पे राइट की तरफ फोर्स लगा होगा, सीधी सी बात है। वो फोर्स यहां से लगा होगा बिकॉज यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट फोर्स कहीं पर भी लग सकता है, उसकी मर्जी है। अर्थ का फोर्स नीचे लगता है, अब कॉन्टैक्ट फोर्स इधर लगेगा तो उसका एक ऊपर और एक आगे कंपोनेंट लगेगा, इसको हम नॉर्मल नाम देंगे, इसको हम फ्रिक्शन नाम देंगे। तो अगर इस ब्लॉक को राइट में मूव होना है तो राइट में कोई फोर्स होना चाहिए, ना नॉर्मल राइट में ना एमजी राइट में। तो राइट में कौन हो सकता है? सिर्फ फ्रिक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो डिब्बा राइट में मूव किया किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। अगर यहाँ पर बर्फ होती तो ये डिब्बा आगे ना मूव हो पाता, ये यहीं पे रुक जाता चुपचाप। तो उस केस में फ्रिक्शन नहीं होता, तो फ्रिक्शन इसको आगे नहीं मूव करा पाता। तो क्या फ्रिक्शन चीजों को सिर्फ रोकता है कि कभी कभी चला भी देता है? क्या सीन है? चला भी देता है, कभी कभी चला भी देता है। तो क्या फ्रिक्शन की जिंदगी का मकसद चीजों को रोकना है कि वो उसका मकसद है ही नहीं? क्या लगता है तुम्हें? है भी और नहीं। दोनों कभी नहीं भी। ठीक है, एनीवेज सर एक चीज सुनो। इसलिए हम लोग जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं अचानक तो बॉक्स आगे जाता है थोड़ा। हाँ नहीं, वो तो इनर्शिया है एक्चुअली। अच्छा सुनो, सीन ऐसा है, फ्रिक्शन का काम चीजों को रोकना नहीं है। फ्रिक्शन का काम चीजों को रोकना नहीं है, फ्रिक्शन कई बार चीजों को चलाता भी है। तुम्हारी गाड़ी को आगे फ्रिक्शन चलाता है, तुम पैदल आगे फ्रिक्शन की वजह से चलते हो, ये डिब्बा आगे फ्रिक्शन की वजह से चलेगा। फ्रिक्शन का काम ये है, फ्रिक्शन का काम ये है कि दो चीजें अगर कांटेक्ट में हैं तो एक दूसरे पे ना फिसलें, ये फ्रिक्शन का काम है। यहां पर नीचे से ये जो सरफेस है ये आगे खिसक रहा है, क्यों? ट्रक आगे जा रहा है तो नीचे वाला जो सरफेस है वो आगे शिफ्ट हो रहा है। फ्रिक्शन का काम है कि ये अगर आगे शिफ्ट हो रहा है तो ये भी साथ में आगे चले ताकि इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, ये एक दूसरे पे स्लाइड ना हो। फॉलो किया तुमने? सर सो फर्स्ट पॉइंट कौन करता है? क्या बोल रहे हो? फर्स्ट पॉइंट कौन फुलफिल करता है? फर्स्ट पॉइंट कोई भी फुलफिल नहीं करता है। रॉन्ग है ना फर्स्ट पॉइंट? सर First लेकिन point अगर हम wrong है। लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सर लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर उबड़ खाबड़ रोड पे छोड़ दे तो वो रुक ही जाएगा ना थोड़ी देर बाद। मतलब बिल्कुल, फ्रिक्शन सही ही बात। उस पे काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल। अब देखो इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, ये ग्राउंड, ये ब्लॉक,
ब्लॉक को मैंने आगे किक करके छोड़ दिया, इसको एक वेलोसिटी दे दी मैंने, ठीक है। अभी बताओ, जो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं, कॉन्टैक्ट सर्फेसेस मतलब एक ये वाला सरफेस और एक ये वाला सरफेस, ये दोनों सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है। क्या ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं कि इनके बीच में स्लिपिंग हो रही है? क्या हो रहा है? साथ में कर रहे हैं ना। स्लिपिंग हो रही है। एक मिनट, ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड कहीं पे जा रहा है क्या भाई? नो सर। नो सर। दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड, दिस इज द ब्लॉक जिसको हमने आगे किक कर दिया, ये स्लाइड हो रहा है ग्राउंड के ऊपर। तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं, सरफेस का वो वाला हिस्सा जो ग्राउंड के ऊपर है, और ये सरफेस का वो वाला हिस्सा जो कि ब्लॉक के नीचे है, मतलब ब्लॉक का हिस्सा है। तो ये दोनों साथ में मूव नहीं कर रहे हैं, दे हैव रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन देम, ये आपस में एक दूसरे पे स्लिप हो रहे हैं। अब इस रिलेटिव स्लिपिंग को अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो, ये नीचे वाला रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन बोलता है नीचे वाले को, भाई सुनना, ऊपर वाला ना आगे जा रहा है, तू आगे आएगा क्या प्लीज? अगर तू आगे आ जाएगा तो हम दोनों साथ में चल पड़ेंगे। और फ्रिक्शन ऊपर वाले को क्या बोलता है? ऊपर वाले को बोलता है, भाई सुनना यार, नीचे वाला रुका हुआ है, तू आगे क्यों जा रहा है? तू थोड़ा सा स्लो डाउन हो जा, तू भी रुक जाए, काम कर। तो फ्रिक्शन दोनों से ऐसी बातें करता है, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, ठीक है। तो इस डिब्बे के ऊपर फ्रिक्शन कहां पर लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। इसकी वजह से इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्लिपिंग रुक जाएगी, जिसकी वजह से ये डिब्बा भी रुक जाएगा। फॉलोड? यस फिर Yes, तो sir. फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है स्पेसिफिकली? फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? Undefined. देखो, अच्छा ये बताओ, अगर मैंने किसी दीवार को धक्का मारा तो क्या दीवार मुझे वापस धक्का मारेगी कि नहीं मारेगी? मारेगी। यस सर। मारेगी। तो अगर टेबल ने डिब्बे पे फ्रिक्शन लगाया तो क्या डिब्बा वापस टेबल पे फ्रिक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। लगाएगा। अच्छा ये बताओ, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगा? राइट में कि लेफ्ट में इस केस में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। वेरी गुड। इस ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट में फ्रिक्शन लगा है, ब्लॉक के ऊपर लेफ्ट में फ्रिक्शन लगा है, और ब्लॉक ने नीचे ग्राउंड पे करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन कहां पर लगाया? यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल, Yes, अगर मैं sir. यहाँ पर दीवार यहाँ पर खड़ा हूं और मैं दीवार को खड़े होकर धक्का मार रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने दीवार पे कहां पे फोर्स लगाया? मैंने दीवार पे फोर्स लगाया इधर पे, दीवार ने वापस मुझ पे फोर्स लगाया इधर पे। तो यहाँ पर आई होप चीजें क्लियर हो। फ्रिक्शन का काम चीजों को Yes, sir. रोकना नहीं है, फ्रिक्शन कई बार चीजों को चला भी देता है। फ्रिक्शन की जिंदगी का मकसद है कि भाई जो चीजें कांटेक्ट में, जो सरफेसेस कांटेक्ट में, वो कांटेक्ट मेंटेन करें, वो स्लिप ना हो एक दूसरे पे। मतलब कांटेक्ट तो स्लिपिंग के टाइम में मेंटेन होगा, खैर उसका काम है कि रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, रिलेटिव मोशन ना हो उनके बीच में। फॉलोड? सर Yes, तो sir. ऐसे देख सकते हैं क्या कि जो ब्लॉक है वो इट हैज मेड एडिसिव बॉन्ड्स विद द ट्रक, तो जब ट्रक चलेगा वो एडिसिव बॉन्ड्स पे थोड़ा फोर्स पड़ेगा बट दे वोंट ब्रेक, तो इस ब्लॉक को अपने साथ लेके जाएंगे, बट देयर विल बी सम पॉइंट जहाँ पे इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो ब्रेक हो। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर हाँ भाई बोलो। सर अब इस एग्जांपल में ब्लॉक पे उसके मोशन के अपोजिट साइड में फोर्स लगा, फ्रिक्शन लगा ना, तो आपने जो पिछले एग्जांपल लिया था उसमें हाथ रख के हम बुक को स्लाइड करते हैं, उसमें मोशन के अलोंग फ्रिक्शन कैसे लगा फिर? देखो मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को रोके, ठीक है। फ्रिक्शन कभी कभी मोशन क्रिएट भी करता है। अगर मेरे पास नीचे एक प्लैंक है और यहाँ पर एक ब्लॉक है, मैं नीचे वाले प्लैंक को आगे खींचने लग जाऊं तो इस डिब्बे को आगे कौन खींच रहा है? सबसे पहले ये बताओ, ये डिब्बा, ये जो नीचे वाला प्लैंक है, इसको मैंने खींच लिया, तो डिब्बा साथ में मूव करने की टेंडेंसी रखता है कि नहीं रखता है? Sir, depends on the डिपेंड्स ऑन द सर्फेस, ठीक है। बट रियल लाइफ में क्या तुमने ऐसा कभी देखा है कि नीचे यहाँ पर कोई चद्दर है, ऊपर कोई डिब्बा है, तुमने चद्दर खींची तो ऊपर डिब्बा भी साथ में स्लाइड हुआ? ऐसा कभी देखा है जिंदगी में? No, sir. नहीं देखा? अच्छा, मैं तुम्हें शायद वीडियो ऑन करके दिखा देता हूँ कि भाई चद्दर के ऊपर अगर तुमने डिब्बा रख दिया, चद्दर खींचो तो डिब्बा मूव हो सकता है। मैंने तो देखा यार, तुमने पता नहीं क्यों नहीं देखा अभी तक। अगर हमने चद्दर बहुत जोर से खींची तो डब्बा उधर ही रह जाएगा, और
धीरे से खींची तो चादर के साथ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं प्यार से खींचने की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, क्या कभी ऐसा देखा है? मैं वही बोल रहा हूँ, क्या ऐसा Yes, केस sir. भी एग्जिस्ट करता है? मैं नहीं बोल रहा हूँ हमेशा ये होता है, जस्ट आस्किंग कि ऐसा भी हो सकता है। अब देखो, तो ये ब्लॉक आगे मूव होगा इस नीचे वाले चद्दर के साथ। इस चद्दर को तो तुमने खींच लिया, इस डब्बे को तुमने नहीं खींचा है, तो इस डब्बे को आगे कौन खींच रहा है भाई? इस डब्बे को आगे चद्दर खींच रही है। चद्दर कैसे खींच रही है? चद्दर इस पे कोई फोर्स लगा रही है, जो तुम्हारी बेडशीट है, द बेडशीट इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, ड्यू टू व्हिच इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सो इफ द ब्लॉक is moving in this direction because of your force, then the force must also be directed in this direction. तो इस केस में इस ब्लॉक के ऊपर ये नीचे वाली जो बेडशीट है, बेडशीट ने आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाया है। Is it clear? So See, why do we call it frictional force? Why not just force? why not? Why not just force? Why do we call it frictional force? Why do we call it frictional force? Okay, this force exists because these two surfaces are in contact, so it is a part of the contact force. ये दोनों कांटेक्ट में नहीं होते तो वो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये दोनों कांटेक्ट में है तो वो फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो चद्दर है, चद्दर ने इस पे यहाँ कहीं फोर्स लगाया, जिसके दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट इधर पे, एक कंपोनेंट इधर पे। दिस इज बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट। उस कॉन्टैक्ट फोर्स का ये वाला कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, इसको हमने नाम दिया फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट उसको हमने नाम दिया नॉर्मल। सो व्हाई डू वी कॉल इट फ्रिक्शन? बिकॉज दैट्स द वे वी हैव डिफाइंड दीस फोर्सेस। अगर दो चीजें कॉन्टैक्ट में होने की वजह से एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है तो उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। उस कॉन्टैक्ट फोर्स की दो कंपोनेंट्स हमने डिवाइड कर दिए, तो अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस जो फोर्स है उसको फ्रिक्शन नाम दिया, जो परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको नॉर्मल नाम दिया। इज इट क्लियर नाउ? पर तो ऊपर वाला डब्बा भी फ्रिक्शन लगाएगा ना? क्या बोल रहे हो? ऊपर वाला डब्बा भी फ्रिक्शन लगाएगा ना पीछे? बिल्कुल सही। देखो, तो फिर एक्सपेक्टेड एक्सेलरेशन से कम एक्सेलरेशन होगी ना? सुनो, बिल्कुल सही। अगर मैं दीवार पे धक्का मारूंगा, दीवार मुझे वापस धक्का मारेगी। मैं किसी ब्लॉक पे धक्का मारूंगा तो ब्लॉक वापस मुझे धक्का मारेगा। ब्लॉक किसकी वजह से चलता है? मैंने उस पे जो फोर्स लगाया उसकी वजह से चलता है ब्लॉक, कि उसने मुझ पे जो फोर्स लगाया उसकी वजह से चलता है वो ब्लॉक, कि उन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से चलता है? क्या लगता है? हमने जो दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह फोर्स से लगाया वो ब्लॉक पे उसकी वजह से। मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैंने ब्लॉक पे आगे फोर्स लगाया, तो यार ब्लॉक वापस मुझ पे पीछे फोर्स लगाएगा। ब्लॉक किसकी वजह से चलेगा? मैंने जो ब्लॉक पे फोर्स लगाया उसकी वजह से चलेगा, कि ब्लॉक ने वापस मुझ पे जो फोर्स लगाया उसकी वजह से चलेगा, कि दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से चलेगा ब्लॉक? तो कॉम्बिनेशन दोनों के कॉम्बिनेशन। भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं छत ढूंढता हूँ और मैं खिड़की खोल के कूद जाता हूँ, ठीक है? क्या चाहते हो भाई? सर कॉम्बिनेशन से तो रेस्ट रहेगा। वन से रहेगा। तो वन से ही तो वन से सर। The answer is 1. हाँ, उस डिब्बे के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से मूव करेगा ना डब्बा, हाँ कि ना? Yes, sir. Every force has an equal and opposite reaction. तो अगर एक डिब्बे ने किसी दूसरे डिब्बे पे फ्रिक्शन लगाया तो सामने वाला वापस फ्रिक्शन लगाएगा ही लगाएगा, पक्का से, हाँ कि ना? यस सर। सर ये दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होती है क्या? क्या बोल रहे हो? दोनों फ्रिक्शन जो वहाँ पे दो सरफेस में होंगे, एक सरफेस में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो सेम वैल्यू होती है उनकी? बिल्कुल सही, बिल्कुल। हर फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल रिएक्शन लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सही है क्या? एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ भाई बोलो। सर अगर हमने एक ऐसे प्लैंक लिया जिसको हमने लेट्स से उस मटेरियल का ही फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्सर्ट करता है वो इन्फिनिटी है, एंड वी पुट अ ब्लॉक ऑन इट व्हिच हैज लेट्स से 0 फ्रिक्शनल फोर्स, और उसको स्लाइड करने की कोशिश की तो विल द ब्लॉक स्लाइड? हाँ, एक चीज सुनो, फ्रिक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द टू मटेरियल्स इन कांटेक्ट। आई रिपीट, फ्रिक्शन is a property of both the materials in contact. It is not a property of one material.
जो दो कांटेक्ट में आते हैं उन दोनों को मिला के प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल सेम सड़क पे अलग अलग टायर की फ्रिक्शन वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या वो सड़क पे डिपेंड कर रहा है कि टायर पे डिपेंड कर रहा है कि सड़क और टायर दोनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है? क्या लगता है तुम्हें? इस केस दोनों पे डिपेंड करेगा। दोनों पे डिपेंड कर रहा है, सही है ना? सो नहीं सॉरी, फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द सर्फेसेस ऑन कांटेक्ट। दोनों का मटेरियल क्या है, दोनों पे डिपेंड करता है। तुमने महंगा टायर खरीद लिया बट सस्ती सड़क पे जा रहे हो तो भी फ्रिक्शन बकवास। महंगी सड़क बना दी बट सस्ता टायर लगा दिया तो भी फ्रिक्शन बकवास। महंगी सड़क पे महंगा टायर लेके चल रहे हो तो बढ़िया फ्रिक्शन है। तो दोनों पे डिपेंड करता है। आई होप क्लियर हो। हाँ सर, लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेकिन कौन से क्वेश्चन का? वो इन्फिनिटी फ्रिक्शन और जीरो फ्रिक्शन। बताओ, क्वेश्चन रिपीट करो क्या है? तो मतलब सपोज ग्राउंड पे फ्रिक्शन, मैंने वो जो सिमुलेटर था उसमें ही ट्राई किया था, मैं आपको बाद में। बट एक बार सवाल वापस तो पूछ। बेसिकली उसमें ये था कि ग्राउंड का तुम फ्रिक्शन चेंज कर सकते हो, उसमें मैंने उसमें ग्राउंड का फ्रिक्शन इन्फिनिटी। अच्छा ये बताओ, सुनो एक बात बताओ, सड़क का फ्रिक्शन होगा कि सड़क प्लस टायर के कॉम्बिनेशन का एक फ्रिक्शन होगा? क्या लगता है? वही नहीं समझ रहा, मतलब किसका फ्रिक्शन काउंट करना। हाँ, फ्रिक्शन जो होता है वो दोनों सरफेसेस का होता है। सुनो मान लो ऐसा है, ये एक सरफेस है, दिस इज वन सरफेस, यहाँ पर एक डिब्बा रखा है, यहाँ पर एक और डिब्बा रखा है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, मतलब इसका कुछ मटेरियल है, इसका कुछ मटेरियल है, इन दोनों मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। ये मटेरियल और ये मटेरियल, इनके करस्पॉन्डिंग कुछ और वैल्यू हो सकती है। सो यहाँ पर कुछ और फ्रिक्शन हो सकता है, यहाँ पर कुछ और फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन एट अ कॉन्टैक्ट सरफेस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट में है उनके मटेरियल पर डिपेंड करेगा फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? ओके सर देखो सुनो, कि अगर एक काम करता हूँ, सुनो एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ोगे धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक सवाल दे रहा हूँ, ये सवाल करके बताओ जल्दी से। सर सरफेस स्मूथ है या फ्रिक्शन है? रफ है ना? क्वेश्चन में तो गिवन है। ओके सॉरी, मैंने नहीं पढ़ा, सॉरी। सर ए ब्लॉक पे लेफ्ट में लगेगा और बी ब्लॉक पे ए का जो लेफ्ट का है उसका जोड़ा लगेगा और नीचे से भी और एक फ्रिक्शन लगेगा। गलत है सर ए का राइट में लगेगा। सर वो ग्राउंड बी को राइट डायरेक्शन में मतलब फ्रिक्शन लगाएगा बी पे। नहीं सर ए का राइट में मूव होगा। ए का बी के ऊपर राइट की तरफ लगेगा और बी का ग्राउंड के ऊपर लेफ्ट की तरफ लगेगा। नहीं, सर दोनों का लेफ्ट में, सर दोनों का लेफ्ट। ए राइट में, ए का राइट और बी का लेफ्ट में। अच्छा सुनो, सबसे पहली बात, मैं चाहता हूं तुम हर ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, उस ब्लॉक के ऊपर कौन सा फ्रिक्शन कहां लग रहा है बस वो बनाओ। तुम ये मत बताओ इसने उस पे जो लगाएगा वो सब छोड़ो, तुम बस ये बताओ ए के ऊपर फ्रिक्शन कहां पर लगेगा, बस ये बताओ। सबसे पहले ए के ऊपर फ्रिक्शन कहां पर लगेगा? कौन लगा रहा है वो तो दिख रहा है अपने को, बी लगाएगा राइट में। राइट में सर। गुड, परफेक्ट। क्योंकि नीचे वाला तेज स्लाइड कर रहा है, ऊपर वाला स्लो स्लाइड कर रहा है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को बोलेगा भाई प्लीज यार स्पीड अप करना, साथ में चलते हैं। तो ऊपर वाले को स्पीड अप कराने के लिए उसको कहां पर खींच के लेके जाएगा? आगे।
अब ऊपर वाले पे अगर बी ने आगे फोर्स लगाया तो ए ऑपोजिट रिएक्शन लगाएगा। सिमिलरली फ्लोर पे बैठ के बी को देखो, सब समझ में आ जाएगा। हाँ सर, मतलब फ्लोर स्टेबल है तो वो बी को भी बी के रोकने की कोशिश करेगा। हाँ सर, मतलब Yes, sir. लेफ्ट में ये लगाएगा बी के ऊपर फ्रिक्शन फ्लोर। सर यहाँ पे बी ब्लॉक मूव कर रहा है, वो फ्रिक्शन की वजह से नहीं मूव कर रहा है ना, मतलब कौन सी तो फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। यहां पर सीन ऐसा है कि इनको ये वेलोसिटीज देके छोड़ दिया मैंने, कुछ तो किया इसके साथ, धक्का मुक्की, इसको भी धक्का मार के कुछ तो किया मैंने, इसको ये स्पीड पकड़ा दी, इसको ये स्पीड पकड़ा दी, फिर मैं साइड में खड़े होकर आराम से देख रहा हूँ। ठीक है, नाउ सबसे पहले मैं इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन के बारे में बात करता हूं। ये जो ए ब्लॉक है, इसके ऊपर बी ब्लॉक एक तो ऊपर फोर्स लगाएगा, बी ब्लॉक कहेगा भाई कहां नीचे आ रहे हो, दूर हटो। तो यहां पर कॉन्टैक्ट सरफेस पे बी ए पे एक तो फोर्स लगाएगा ऊपर, अब एक फोर्स लगा सकते हैं या तो आगे या फिर पीछे, मतलब पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। देखते हैं आगे होगा कि पीछे होगा। इसके स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं। ये स्टेप्स फॉलो करोगे कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं इस कॉन्टैक्ट सरफेस का फ्रिक्शन निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो तुम क्या करो, इस पे बैठ जाओ, जिस गाड़ी में बैठे हो वो गाड़ी तुम्हें रेस्ट पे दिखेगी। बोलोगे भाई हम तो रेस्ट में, पूरी दुनिया चल रही है। तो अगर ऐसा है कि एक कार 10 की स्पीड से आगे जा रही है और तुम्हारी कार 20 की स्पीड से आगे जा रही है, तो तुम्हारी गाड़ी के अंदर बैठ के ये वाली गाड़ी 10 की स्पीड से पीछे जाते हुए दिखेगी, तुम आगे निकल जाओगे, पीछे रह जाएगी। तो ऐसे बोल दो तुम्हारे हिसाब से पीछे जाते हुए दिखेगी। सही है कि गलत है? सही है सर। सही है यस सर। तो अगर मैं बी पे बैठ जाऊं तो बी पे बैठने के बाद ए पीछे की तरफ फिसलते हुए दिखेगा। ये जो चीज लिखी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी के हिसाब से। नाउ अब भाई ये बंदा बोलेगा अरे तू पीछे फिसल रहा है, ये जाके बी को बताएगा भाई बी ये पीछे फिसल रहा है। बी बोलेगा एक मिनट रुक, इसको साले को रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देते हैं। तो बी के रिलेटिव ए पीछे स्लिप हो रहा है। आई रिपीट, बी के रिलेटिव ए पीछे स्लिप हो रहा है, तो बी इस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा ए के ऊपर। फॉलो किया क्या तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। सर। यस सर। तो अब अगर ए पे बी ने फ्रिक्शन लगाया इधर पे, तो ए वापस बी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। यस सर। यस सर। So this is friction on B due to A. This is friction on A due to B. This is friction on B due to A. Clear है क्या? यस यस सर। इन दोनों का clear, मैग्नीट्यूड sir. इक्वल होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है वो। हाँ। बाकी और फोर्सेस के बारे में अगर हम बात करें तो बी ने ए को ऊपर धक्का मारा होगा, कहेगा अरे जनाब कहां अंदर चले आ रहे हैं, दूर हटिए। और अगर बी ने इसको ऊपर धक्का मारा है तो ए बोलेगा अबे मेरे को ऊपर धक्का मारेगा, तेरे को वापस नीचे धक्का मारूंगा, रुक। तो ये नॉर्मल फोर्सेस है। तो ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है वो बना दी मैंने। बी ने ए पे जो लगाए वो है ये और ये, ए ने वापस बी पे जो लगाए वो है ये और ये। फॉलोड? फॉलोड। ठीक है, यस सर। सिंपल है स्टेप, हाँ कि ना? यस यस हाँ सर। तो यहां पर मैं स्टेप 2 लिखना भूल गया, मैंने सीधा ही तुम्हें बता दिया। स्टेप 2 है
तो बेसिकली बस रिलेटिव मोशन जीरो होना ना. Yes, apply friction against relative motion. the relative motion. ठीक है भाई. सो मैंने ए डिब्बे के ऊपर कहाँ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स वो निकाल लिया. अब हम बात करते हैं बी के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है वो निकाल दिया. अब बी के बारे में बात करें तो देखो यार, तुम अगर ग्राउंड पे बैठ के देखोगे तो बी आगे स्लाइड होते हुए देखेगा. तो तुम जाकर ग्राउंड से कंप्लेंट करोगे, अरे ग्राउंड ये बी आगे जा रहा है. तो ग्राउंड बोलेगा रुक, इसको रोकते हैं साले को, पीछे खींचो. फॉलो किया तुमने? यस सर. Yes, sir. तो यहाँ पर बी के ऊपर पीछे फोर्स लगेगा फ्रिक्शन वाला ग्राउंड की वजह से. फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ग्राउंड. और ऊपर यहाँ पर ए ने भी फ्रिक्शन लगाया. क्यों? क्योंकि बी ने ए पे फ्रिक्शन लगाया तो ए भी तो वापस लगाएगा. वो थोड़ी ना चुप बैठने वालों में से, वो पीछे लग रहा है. तो यहाँ पर वो लग रहा है पीछे. तो बी के ऊपर दोनों कॉन्टैक्ट सर्फेसेस पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? लेफ्ट की तरफ. लेफ्ट की तरफ. सही है ना? आसान है, क्या बोलते हो? Yes, sir. मतलब सिर्फ रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा ये बताओ, ए का मोशन किधर पे है? राइट में है कि लेफ्ट में? ए का मोशन राइट में. राइट में. और ए के ऊपर फ्रिक्शन भी राइट में लग रहा है, हाँ कि ना? हाँ. ये बताओ, ए को फ्रिक्शन एक्सेलरेट कराएगा कि डी एक्सेलरेट कराएगा? क्या लगता है? एक्सेलरेट कराएगा. भाई फ्रिक्शन दोनों में कॉम्प्रोमाइज कराता है. इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग चला रही है. फ्रिक्शन इसको जाके बोलेगा भाई तू बहुत धीरे है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा. फ्रिक्शन इसको जाके बोलेगा भाई तू बहुत तेज है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जा. और दोनों को बीच में किसी कॉमन वेलोसिटी पे लाकर ही वो शांत बैठेगा. जब तक कॉमन वेलोसिटी पे नहीं ले आएगा तब तक उसको मालूम है कि स्लिपिंग होती रहेगी, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा. उसको भाई जब तक स्लिपिंग हो रही है फ्रिक्शन को दिक्कत है. फ्रिक्शन जब स्लिपिंग रुक जाए तो फ्रिक्शन शायद शांत बैठ जाए, अगर उसके बाद कुछ इनकी टेंडेंसी ना हो स्लिप होने की. इवन जब स्लिप नहीं हो रहे हैं तब भी हो सकता है फ्रिक्शन एग्जिस्ट करे. यार हो सकता है कोई स्लिप कराने की कोशिश कर रहा हो तो फ्रिक्शन बोलेगा रुक, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को अपोज करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जब कोई डिब्बा रखा है यहाँ पर फ्लोर के ऊपर और हम आके फोर्स लगाएं तो यहाँ पर स्लिपिंग नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने रोक के रखा है, इसको अपोज करके रखा है. ठीक है, तो इवन जब स्लिपिंग ना हो रही हो तब भी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है. स्लिपिंग हो रही हो तब तो पक्का से एग्जिस्ट करता है ये फ्रिक्शन. ठीक है, आगे बढ़ू क्या? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ, ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग रहा है क्या? ग्राउंड पे हाँ सर. कौन लगा रहा है ग्राउंड पे फ्रिक्शन? कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है. बी लगा रहा है. वेरी गुड. लेफ्ट साइड पे. राइट साइड पे लगा रहा है. तो ये रहा ग्राउंड. ग्राउंड पे फ्रिक्शन लगेगा राइट वाली डायरेक्शन में. कौन लगाएगा? बी लगाएगा. फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड बी लगा. ड्यू टू बी. From B. Yes. ऑल राइट. अब देखो थोड़ा सा ना हम फ्रिक्शन के नेचर के बारे में बात करते हैं. एक डिब्बे को धक्का मारने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं फ्रिक्शन इसको अपोज कर पाता है कि नहीं अपोज कर पाता है, कब तक अपोज कर पाता है. ये सब थोड़ा सा स्टडी करते हैं. यार तुमने देखा होगा, अगर कोई बहुत भारी सा डब्बा रखा हो फ्लोर पे, तुमने थोड़ा सा धक्का मारा, अबे ये तो मूव ही नहीं हो रहा, तो मतलब फ्रिक्शन ने इसको अपोज कर दिया. मैंने जितना फोर्स लगाया ये भी उतना ही हो गया. इफ दिस इज कैपिटल एफ, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी कैपिटल एफ बन गया. अच्छा बाय द वे, फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मल को कैपिटल एन से, फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से. यहां पर लिख देता हूं मैं. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से. ओके, तो यहां पर अगर मैंने एफ फोर्स लगाया तो ये फ्रिक्शन भी शुरू में कैपिटल एफ के बराबर ही आ जाता है, ताकि इस डिब्बे पे नेट फोर्स 0 हो जाए. तो यहां पर तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या? बताओ.
Yes, sir. स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन की वैल्यूज नोट डाउन करूंगा और एक ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। शुरू में मैंने 0 फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी आया 0। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैं ये प्लॉट करूंगा, वाई एक्सिस पे मैं करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन की वैल्यू प्लॉट करूंगा। 0,0 मतलब जब मैंने फोर्स लगाया 0 तो फ्रिक्शन लगा 0, ये एक्स पे ये वाई पे, ठीक है। मैंने फोर्स कर दिया 1 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी हो गया 1 न्यूटन, क्योंकि ये रुका रहा। मैंने देखा मैंने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया बट ये चला ही नहीं, मतलब फ्रिक्शन ने भी 1 न्यूटन से अपोज कर दिया, तो ये 1,1। मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तब भी ये डब्बा नहीं चला, इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन ने उस 2 न्यूटन को अपोज कर दिया, मतलब फ्रिक्शन ने भी 2 न्यूटन लगाया, तो ये 2,2। ऐसे करते करते धीरे धीरे अप टू अ सर्टेन वैल्यू हम पहुंच गए। लेट्स से यहाँ पर मैंने 12 न्यूटन लगाया तब भी ये मूव नहीं हुआ। 12 न्यूटन इसने मतलब लगा दिया, मैंने यहाँ से 12 न्यूटन का फोर्स लगाया बट डब्बा मूव नहीं हुआ, इसका मतलब मेरे फोर्स को फ्रिक्शन ने अपोज कर दिया है। अच्छी बताओ, फ्रिक्शन की वैल्यू इस पूरे दौरान कांस्टेंट रही है कि खुद से बदलती गई है? क्या लगता है? बदलती गई है, खुद से बदलती फोर्स भी अप्लाई बदलती गई है। डिब्बा मूव नहीं हुआ और फ्रिक्शन की वैल्यू बदलते गई। जितनी जोर का मैंने धक्का लगाया उतना ज्यादा फ्रिक्शन ने अपोज किया, बट ऑब्वियसली ये जिंदगी भर तो चलेगा नहीं। मैं एक टाइम पे तो मैं इतना खतरनाक धक्का मार दूंगा कि फ्रिक्शन और ज्यादा अपोज कर नहीं पाएगा, हाँ कि ना? यस यस सर। लेट्स से 12 न्यूटन वो वैल्यू है, ठीक है। 12 न्यूटन पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा और धक्का मारा, 12.0001, इतना धक्का मारा तो ये डब्बा चलने लग गया। इसका मतलब क्या है, 12 तक फ्रिक्शन मुझे अपोज कर सकता है, मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट ही 12 है। फ्रिक्शन 12 न्यूटन तक के फोर्स को रोक सकता है, इसके ऊपर के फोर्स को नहीं रोक सकता है। फॉलो किया तुमने? यस सर। बट ये बताओ, जब ये स्लाइड होने लग जाएगा, टेल मी वन थिंग, जब ये स्लाइड होने लग जाएगा तब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू लगाता रहेगा? अभी भी 12 न्यूटन कांस्टेंट लगाता रहेगा। इवन जब ये स्लाइड होने लग जाएगा तब भी वो एक कांस्टेंट वैल्यू लगाता रहेगा। अब देखो सीन ऐसा है कि हमने रियलिटी में क्या देखा है, इसको चालू करने के लिए, यहाँ पर इसको स्लाइड करवाना चालू करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता है, बट एक बार स्लाइड हो गया तो उसके बाद कंटिन्यू करने के लिए शायद सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए। फॉलो कर रहे हो? यस सर। रियल लाइफ में देखा है ना कि भाई किसी चीज को धक्का मारे, शुरू में बहुत मेहनत लगती है बट एक बार वो चलने लग जाए फिर उसको स्लाइड करते रहने में इतनी मेहनत नहीं लगती, कंपैरेटिवली कम मेहनत लगती है। सही है कि गलत है? क्या लगता है? सरफेस इंक्लाइन हो तो होता है ना। अरे पहले हॉरिजॉन्टल के लिए तो सीख लो पहले भाई, इंक्लाइन के लिए बाद में सीखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शुरू में फ्रिक्शन बढ़ेगा, मैंने पुशिंग फोर्स बढ़ाया, फोर्स बढ़ाओ फ्रिक्शन बढ़ेगा, 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 अप टू अ सर्टेन लिमिट। इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता है। तो मैंने फोर्स और बढ़ाया तो डिब्बा चलने लग गया, और एक बार डिब्बा चलने लग गया तो फ्रिक्शन ने कांस्टेंट वैल्यू ले ली। तो फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू इस 12 से कम होगी। जितने पे इसने जितने धक्के के बाद ये चालू हुआ ना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करने में कम फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल हो सकता है सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगे, 10 से कम लगाऊं तो शायद ये रुक जाए। तो इसका मतलब क्या है, 10 फ्रिक्शन है यहाँ पर, ये 10 से ऊपर लेट्स से 10.0001 लगाया तुमने तो ये कंटिन्यू करेगा, बट तुमने अगर 9.9999 लगाया तो हो सकता है थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है चलने के बाद सिर्फ 10 वैल्यू ले रहा है, 10। तो यहाँ पर फ्रिक्शन हल्की सी अपनी वैल्यू कम कर लेता है। फ्रिक्शन 12 तक गया बट उसके बाद 10 पे आके रुक गया, ठीक है। जब तक नहीं चलता डब्बा तब तक तुम जितना धक्का मारोगे उतना रोक देगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वुड ट्राई टू अपोज यू, जितना तुमने फोर्स लगाया उतना वापस फोर्स लगाएगा, बट ये अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट ही हो पाता है। उसके बाद तुम फोर्स बढ़ाओगे थोड़ा सा, 12.0001 कर दोगे तो यहाँ पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो यहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा सा घट जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेगा। वो कांस्टेंट वैल्यू इस 12 से हल्की सी कम होगी, लेट्स से 10 होगी, तो फ्रिक्शन ने 10 वैल्यू ले ली। फिर क्या होगा, तुम कितना भी फोर्स लगा लो फ्रिक्शन 10 पे ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अपने मैक्सिमम पे आ चुका है एक तरह से। तो 10 10 10 फोर्स, तुम एक्सटर्नल फोर्स कितना भी बढ़ाते जाओ फ्रिक्शन 10 से ही अपोज करेगा। फ्रिक्शन ने अपनी कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर ली है। तो यहाँ पर ये जो 12 वैल्यू थी, जिस तक
ये डब्बा हिल ही नहीं पा रहा था, उसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। वी कॉल इट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की अपर लिमिट है, ठीक है। और एक बार चलने लग जाए, एक बार ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर ले ये डब्बा, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन फॉलो किया तुमने यहाँ तक? ऊपर ऊपर से बताओ। यस सर। सर वो जो कर्व बना है वो बीच में स्टैटिक और काइनेटिक के बीच में, वो क्या सिग्निफाई करता है? वो ये सिग्निफाई करता है कि यार अभी जस्ट जब तक ये चला नहीं था तब तक यहाँ पर फ्रिक्शन 12 तक पहुंच गया था, अब चलने लग गया तो 10 होना पड़ेगा, तो 12 से 10 तक आएगा ना धीरे धीरे, 12 से 10 तक ऐसे आ रहा है। ऑल्दो ये बहुत शार्प होता है, मतलब एकदम से नीचे आ जाता है। हाँ सर, वही पूछना था। ओके सर। तो यहाँ पर एक कर्व बहुत स्मूथ बना है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी शार्प। ओके। और सर जब हम कोई फोर्स लगाए, सपोज हमने 12.001 लगाया, तो फिर अभी फ्रिक्शन की वैल्यू 10 हो जाएगी, राइट? क्योंकि वो नहीं, देखो अगर मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया 0.001 तो फ्रिक्शन भी वापस 0.001। नहीं, 12.001। अच्छा वो कह रहे हो क्या? तो देखो अगर 12.001 लगा दे तुमने और यहाँ पर फ्रिक्शन की लिमिट 12 थी, तो तुमने वो लिमिट तोड़ दी तो ये डब्बा चलने लग जाएगा। बट एक बार चलने लग गया तो फ्रिक्शन को यहाँ पर घट के 10 होना पड़ेगा। तो अब ओवरऑल इस पे जो फोर्स है वो इधर पे 2.001 है। दिस फोर्स अपॉन द मास दैट वुड गिव यू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉलो? हाँ, अभी डाउट है कि अभी अगर हमने सपोज फोर्स थोड़ा कम कर दिया तो फिर वापस हमें ज्यादा दम लगाना अब मैं बताता हूँ। ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है 10, इससे कम लगाओगे तो क्या होगा? मान लो तुमने इससे कम फोर्स लगाया, तुमने सिर्फ लगाया 9, तो नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर पीछे 1 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से अगर इसकी इधर पे स्पीड पकड़ ली होगी पहले से, तो इस फोर्स की वजह से वो डी एक्सेलरेट करने लग जाएगा और एक टाइम के बाद रुक जाएगा। फॉलो? यस सर। यस सब ये लिमिट कैसे फाइंड करते हैं फ्रिक्शन की? हाँ, इसका मैं तुम्हें स्टैंडर्ड मॉडल बताता हूँ, एक मिनट को, ठीक है। एनीवेज आई होप ये ऊपर से तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया मैं क्या बातें कर रहा हूँ। रियल लाइफ में हमने देखा ऐसा। अब मैं फाइनली फ्रिक्शन का जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो तुम्हें पढ़ाता हूँ कि फ्रिक्शन कितनी वैल्यू ले सकता है एंड ऑल दैट स्टफ। तो देखो हमने क्या देखा है, व्हाट हैव वी ऑब्जर्व्ड? हमने देखा है कि अगर यहाँ पर एक डिब्बा रखा है मेरे पास, आई हैव अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ टेबल ओवर हियर, इस ब्लॉक को जितना ज्यादा ऊपर से प्रेस करूंगा, इसको मूव कराना उतना मुश्किल है। ऐसा क्यों? हमने थोड़ा सा सोचा, फिर हमें फाइनली पता चला कि यार देखो, जितना ज्यादा मैं ऊपर से प्रेस करूंगा यहां पर उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, और जितना ज्यादा यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन हैंडल कर सकता है, या फिर उतना ज्यादा फ्रिक्शन अपोज कर सकता है चीजों को। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। यहां पर जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन हो सकता है। फॉलो किया तुमने? यस सर। तो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। तो यहां पर ऊपर लग रहा है नॉर्मल, और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। ये कब तक होता है? हमेशा होता है, चाहे बॉडी चल रही हो या फिर ना चल रही हो, फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है। एक चलती हुई बॉडी, एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है, उसको भी जोर से नीचे प्रेस करोगे तो वो जल्दी रुक जाएगी, ठीक है। अब देखो, डज अ हेवी बॉडी स्टॉप अर्लियर देन अ लाइटर बॉडी? नो, नॉट नेसेसरली। क्यों? देखेंगे थोड़ी देर में। बिकॉज फोर्स डिसाइड नहीं करता एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन डिसाइड करती है। हम देखते हैं थोड़ी देर में, रुको। अब देखो यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डाल देते हैं, म्यू, ठीक है। F equals to mu into n, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। म्यू इज सिंपली अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते थे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कि यार अलग अलग सरफेसेस में हमने क्या देखा है, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर नीचे आइस हो तो नीचे प्रेस किया, यहां से धक्का मारा तो एक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है, अपने को समझ में आती है। लेट्स से फ्रिक्शन 10 आ गई। अब यहां पर आइस की जगह पर मैं कोई टेबल रख देता
और सेम फोर्स लगाता ऊपर से, तो इस केस में यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू हो सकता है 100 आ जाती। तो यहाँ पर अलग अलग सर्फेसेस के लिए सेम नॉर्मल वैल्यू के लिए अलग अलग फ्रिक्शन की लिमिट आ जाती है। तो ये जो लिमिट है ये एक और चीज पे डिपेंड करे, सिर्फ नॉर्मल पे डिपेंड नहीं कर रही, इस मटेरियल पे भी डिपेंड कर रही है, दोनों के मटेरियल कॉम्बिनेशन पे। तो देयर इज सम अदर क्वांटिटी। तो ये जो म्यू है, म्यू व्हिच वी कॉल द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दिस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सर्फेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट, उनका मटेरियल क्या, उनकी शेप एंड ऑल दैट स्टफ, वो क्या है एग्जैक्टली। फॉलो कर रहे हो? यस सर। एंड अनदर थिंग, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा तुम्हें, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। ये जो म्यू की वैल्यू है, दिस म्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया। यहां पर सेम मास का ऑब्जेक्ट, सेम मटेरियल का, अगर पतला सरफेस एरिया यहां पर, या फिर उसको बहुत एकदम चपाटा मतलब चपटा करके यहां पर लेटा दो, डजंट रियली मैटर कि कॉन्टैक्ट एरिया कितना ज्यादा है, उस पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। भाई जब तक चीजें रुकी हुई हैं, जब तक स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई, तब तक जो फ्रिक्शन लगता है उसको हमने नाम दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है तब जो फ्रिक्शन लगता है उसको हमने नाम दिया काइनेटिक फ्रिक्शन। आसान है? यस सर। यस सर। The friction that acts before slipping begins. The friction that acts after slipping begins. तो देखो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसके बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। भाई जब ये डब्बा रुका होता है ना, तो क्या होता है, मैंने धक्का मारा एक का, फ्रिक्शन ने वैल्यू ले ली, मैंने धक्का मारा 2 का, फ्रिक्शन ने वैल्यू ली 2, मैंने धक्का मारा 3 का, फ्रिक्शन ने वैल्यू ले ली 3। तो ये फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू लेके बैठा रहता है कि जितना मैं लगाता हूं उतना ही वापस लगा देता है। क्या सीन? जितना लगाते हो जितना लगाते हो उतना ही वापस लगाते हो। जितना मैं लगाता हूं उतना ही वापस लगा देता है, हमेशा के लिए कि अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्या लगता है? अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एक वैल्यू तक की सारी वैल्यूज ले सकता है, और जिस वैल्यू तक वो वैल्यूज ले सकते हैं उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू होती है म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल। कि भाई जितना जोर से नीचे प्रेस करोगे उतना ज्यादा नॉर्मल होगा, उतने ज्यादा फोर्स को ये हैंडल कर पाएगा। तो जितना देखो यहां पर मैं जितना भी फोर्स लगाऊं ये उसको हैंडल कर लेता है। तो फ्रिक्शन अप टू अ सर्टेन लिमिट कुछ भी वैल्यू ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर तुमने सिर्फ एक का धक्का लगाया, तो इस एक के धक्के को अपोज करने के सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन वैल्यू लेगा, 10 न्यूटन वैल्यू नहीं लेगा, जितने की रिक्वायरमेंट है सिर्फ उतना अटेन करेगा। अब देखो ऐसा है कि मान लो मैंने 10 न्यूटन का धक्का लगाया और ये हो सकता है इसकी मैक्सिमम लिमिट पे आ जाए 10 न्यूटन, जस्ट एक एग्जांपल। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा और प्रेस कर दूं तो इसकी लिमिट 10 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, मतलब ये मैक्स वैल्यू कितनी ले सकता है, वो डिपेंड करता है नॉर्मल पे। जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उतनी ज्यादा इसकी लिमिट होगी। और एक म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पर आएगा, व्हिच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। जो दोनों मटेरियल्स कांटेक्ट में, उनकी कोई तो प्रॉपर्टी है म्यू एस। फॉलो कर रहे हैं क्या सब लोग? यस सर। हाँ सर। ओके यस सर। सब प्लीज रिपीट करोगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ यार बिल्कुल। एक देखो
मैं क्या कह रहा हूँ यार, मान लो ये डिब्बा रुका हुआ है, दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया स्टैटिक फ्रिक्शन। थिंग्स आर स्टैटिक एज ऑफ नाउ। तो मैंने 1 न्यूटन का धक्का मारा तो इस फ्रिक्शन ने भी 1 न्यूटन की वैल्यू अज्यूम कर दी ताकि ये डिब्बा रुका रहे। मैंने 2 न्यूटन का धक्का मारा तो इसने भी 2 न्यूटन की वैल्यू अज्यूम कर ली ताकि डिब्बा रुका रहे। अब ये खेल चलता रहेगा जब तक मैं ये अपनी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं कर लेता। इसकी भी एक लिमिट है ना बेचारे की। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये एक लिमिट तक सारी वैल्यूज ले सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अ लिमिटिंग वैल्यू हो सकती है। मान लो इसकी लिमिट है 12 न्यूटन की, तो ये 12 से कम और 12 के बराबर कोई भी वैल्यू ले सकता है। अभी जो लिमिट है इसकी कि यार कितना कहां तक हैंडल कर सकता है ये, वो लिमिट कैसे डिसाइड होती है? जस्ट एक मिनट। ये कितना लिमिट तक हैंडल कर सकता है वो डिपेंड करता है इस नॉर्मल पे कि यार तुमने ऊपर से जितना जोर से प्रेस किया ना उतना मस्त फ्रिक्शन होगा यहाँ पर। सो द लिमिट ऑफ दिस फ्रिक्शन, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल, और एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर जिसको हम म्यू एस लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एंड द शेप्स। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। कितना बड़ा सरफेस एरिया उस पर डिपेंड नहीं करता फ्रिक्शन। ना म्यू डिपेंड करता है, ना एन डिपेंड करता है, ना फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ये चीज याद रखना। अब देखो सेम तरीके से मैं अब काइनेटिक फ्रिक्शन का भी फॉर्मूला लिख देता हूं। जैसे ये चलने लग गया तो क्या होता है भाई, स्लिपिंग चालू हो गई, फ्रिक्शन लगा रहे, पूरी जान लगा दूंगा मैं रोकने के लिए, बट उसकी पूरी जान अब पहले के मुकाबले कम हो गई है। पहले अगर मान लो 12 तक रोक पा रहा था तुम्हें, तो अब एक बार चीजें चलना शुरू हो गई तो क्या हो सकता है सिर्फ तुम्हें 10 का एक ऑपोजिट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो जो लिमिटिंग वैल्यू थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो लेट्स से 12 आ गई थी कि तुमने 12 तक का फोर्स लगाया, ये मूव नहीं हुआ, 12 से हल्का सा और बस फूंक और मार दी तुमने, तो ये चलने लग जाएगा। बट एक बार ये चलने लग गया तब इसकी लिमिट हल्की सी कम हो जाएगी। इसकी लिमिट लेट्स से 10 हो गई फिर, बट क्योंकि स्लिपिंग हो रही है पूरी कोशिश करेगा कि रोके, तो एक ही वैल्यू लगाएगा जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 10 न्यूटन। तो आफ्टर स्लिपिंग बिगिंस काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई रेंज नहीं होती है। जैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये तो एक रेंज में वर्क कर रहा है कि भाई तुमने 0 लगाया मैं भी वापस 0 लगाऊंगा, तुमने 1 लगाया मैं भी वापस 1 लगाऊंगा। ऐसा चलता रहेगा जब तक तुम मेरी लिमिट तक नहीं लगाते थे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक रेंज में वैल्यूज ले सकता है, मल्टीपल वैल्यूज ले सकता है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन पूरी जान लगा देता है, वो सिंगल वैल्यू लेता है। तो जब तक स्लिपिंग हो रही है तब तक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होगी। कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की एक सिंगल वैल्यू होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक रेंज में काम करता है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू काइनेटिक इनटू एन। ऐसा क्यों? अगेन भाई जितना जोर का प्रेस किया है उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा ऑब्वियसली, बट इसमें और इसमें डिफरेंस होगा। नॉर्मल तो दोनों केसेस में सेम है, बट यहाँ पर फ्रिक्शन की ओरिजिनल लिमिट ज्यादा है तो ये म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होगी, और एक बार ये चलने लग जाए तब इसकी लिमिट कम हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो म्यू के काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है वो थोड़ा सा कम होगा कंपैरेटिवली। फॉलो किया सब लोगों ने? हेलो, यस सर। वो नॉर्मल Yes, अभी आपने बोला कि फिर वो नॉर्मल भी। एक मिनट रुको। म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, ठीक है, बट हम कभी कभी इक्वल टू भी ले लेते हैं, ठीक है। सर ऑलवेज ग्रेटर कैसे मतलब? सर एफ एस ना, तो म्यू एस। जब हम एक सुनो लगा दे सपोज, मेरी बात सुनो। यहाँ पर मैं पहले 12 न्यूटन तक का धक्का लगाता हूँ, ये रुका रहता है, 12 से थोड़ा सा ऊपर लगाता हूँ, ये रुक चलने लग जाता है। तो नॉर्मल की कुछ वैल्यू, मान लो नॉर्मल की वैल्यू है 20 न्यूटन, तो म्यू एस की वैल्यू आ जाएगी 0.6। फिर एक बार ये चलने लग गया
तो ये नॉर्मल की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी, मतलब नीचे से जो पुश आ रहा है ऊपर की तरफ, नीचे से जो पुश आ रहा है 20 न्यूटन का, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नॉर्मल की वैल्यू 20 न्यूटन है, बट अब इसको चलाते रहने के लिए सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, मतलब फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगा रहा है। तो यहाँ पर म्यू के की वैल्यू 0.5 होगी, तभी तो फ्रिक्शन 10 लगा पाएगा, हाँ कि ना? तो म्यू एस और म्यू के में से कौन बड़ा होगा? म्यू एस बड़ा होगा। यस सर, गॉट इट। सर वापस समझा सकते हैं पॉइंट? हाँ यार बिल्कुल। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं कि अगर ये जो डिब्बा है ये टेबल के ऊपर रखा है, टेबल इस पे ऊपर की तरफ 20 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। अब मैं आया साइड से इस पे फोर्स लगाया, मैंने जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया ये मूव करना चालू नहीं हुआ। ये कब तक सीन हुआ? जब तक मैंने 12 न्यूटन फोर्स नहीं लगा दिया। तो मुझे समझ में आया कि यहां पर फ्रिक्शन की जो लिमिट है जहां तक वो हैंडल कर सकता है वो है 12 न्यूटन। तो 12 न्यूटन कैसे आएगा? 20 को 0.6 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर नॉर्मल की वैल्यू है 20, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 है, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 12 न्यूटन की वैल्यू आ गई। वो मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिट मालूम पड़ गई। नेक्स्ट, फिर मैंने देखा कि एक बार ये चलने लग जाए तो इवन अगर मैं सिर्फ 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो भी ये आगे कंटिन्यू करता है। 10 से अगर मैं कम लगा दूं तो ये थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाता है, इसकी स्पीड घटना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अगर 10 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो भी ये चलता रहे, इसका मतलब फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन ही लगा रहा है। मैं 10 से ज्यादा लगाऊं तो ये स्पीड बढ़ाना शुरू कर देता, मतलब नेट फोर्स आगे हो जाता है। बट अगर मैं 10 से कम फोर्स लगाऊं तो डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब यही है भाई, सिंपल, कि 10 और 10 एक दूसरे को जीरो कर देते हैं। इसको बढ़ाया तो नेट फोर्स आगे आ जाता है, इसको घटा दिया तो नेट फोर्स पीछे हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू पक्का से 10 है। तो जब यहाँ पर चीजें स्लिप होना शुरू हो जाती हैं एक दूसरे पे, तब काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से कम आ रही है। तो देखो, जब ये स्लाइड होना शुरू हो जाता है, स्लाइड होने से पहले फ्लोर इसको 20 न्यूटन से आगे तक ऊपर धक्का मार रहा था, जब ये स्लाइड होने लग जाएगा तब भी तो 20 न्यूटन का ही ऊपर धक्का रहेगा। वो ऊपर का फोर्स क्यों चेंज हो जाएगा? ये ऊपर नीचे थोड़ी ना एक्सेलरेट हो रहा है, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, सो द नॉर्मल फोर्स रिमेन्स द सेम। तो नॉर्मल फोर्स सेम है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सिर्फ 10 है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट है इसकी वैल्यू क्या होगी? 0.5 होगी पक्का से। तो इसकी वैल्यू 0.6 आई थी अपने एग्जाम्पल में, और इसकी वैल्यू 0.5 आ रही है। और हमेशा ऐसा होगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और इसकी वैल्यू कम होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा होगी हमेशा, काइनेटिक फ्रिक्शन के कोएफिशिएंट की वैल्यू हमेशा कंपैरेटिवली कम होगी। किसी किसी केस में हो सकता है बराबर आ जाए, जो कि हम क्वेश्चंस में कंसीडर कर लेते हैं कई बार कि यार मान लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, ऐसा अज्यूम कर लो। ऐसा हम क्वेश्चन में पहले से ही बोल देते हैं कई बार। अब क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेगा ना? हाँ देखो, इनके कोएफिशिएंट्स तो सबके कांस्टेंट है। म्यू एस भी एक कांस्टेंट नंबर है, म्यू के भी एक कांस्टेंट नंबर है, व्हिच डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड द शेप। यहाँ पर क्या शेप है, इस तरह का सरफेस है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये चीजें गर्म हो जाए, टेम्परेचर के साथ हो सकता है ये चीजें चेंज होना शुरू हो जाए। दीज थिंग्स कैन चेंज विद टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल टायर्स हैं, टायर गर्म होने के बाद हो सकता है उनका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चेंज हो जाए। तुमने देखा होगा कि जो रेसेस होती हैं, रेसेस में पहले एक बर्नआउट लैप होता है, जिसमें कि वार्म अप लैप बोलते हैं, फिर बर्नआउट लैप बोलते हैं, जिसमें टायर गर्म करने का लैप होता है। बेसिकली गाड़ी चला के आओ, टायर थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि ठंडे टायर में उतना ज्यादा मस्त कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता है। तो वो रेस वाले जो टायर होते हैं वो थोड़े से जब गर्म हो जाते हैं, बेटर फ्रिक्शन होता है, बेटर ट्रैक्शन होता है। देखा है तुमने, ऐसा सुना है कभी? हाँ सर, मतलब देखा है रेस। हाँ, तो टेम्परेचर के साथ म्यू एस एंड म्यू के की वैल्यू चेंज होती है। बट अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मानूं, टेम्परेचर को भूल जाए थोड़ी देर के लिए,
तो म्यूएस की वैल्यू एंड म्यूके की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? ये सर समझ गया। यस मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्फेसेस, अलग अलग टायर एंड रोड के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सर शेप पे क्यों डिपेंड करेगा? शेप पे क्यों डिपेंड करेगा? खुरदुरा सरफेस है बहुत ज्यादा वर्सेस बहुत स्मूथ सरफेस, तो डज इट डिपेंड ऑन द शेप और डज इट नॉट डिपेंड ऑन द शेप? बताओ। डिपेंड होगा। डिपेंड Does. करेगा। ठीक है, सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करेगा, सरफेस की स्मूथनेस क्या है, सरफेस की रफनेस क्या है, इट वुड डिपेंड ऑन दैट। सरफेस में किस तरह के मटेरियल्स कांटेक्ट में उस पे डिपेंड करेगा। किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा? कांटेक्ट सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज पूछ सकते हैं, मेडिकल वालों को तो पूछ ही सकते हैं पक्का से, क्योंकि उनके डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट और तुम अपनी नोटबुक्स में लिख लो। तो आज हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी हैं फ्रिक्शन के बारे में। कोई सवाल नहीं किया हमने? हाँ भाई बताओ। So what if one surface is extremely smooth and the other is like जब थोड़ा बहुत रफ है तो फ्रिक्शन रहेगा नहीं रहेगा? देखो बर्फ के ऊपर टायर, तो अब डिपेंड करता है टायर कैसा है, बर्फ कैसी है, हो सकता है थोड़ा फ्रिक्शन हो इनके बीच में, ठीक है? सो फॉर दिस कॉम्बिनेशन म्यू माइट नॉट बी एग्जैक्ट 0, उसकी वैल्यू हो सकता है 0.1 या फिर 0.05 ऐसे कुछ हो। यस सर। अच्छा बाय द वे ऐसा जरूरी नहीं है कि म्यूएस की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर फेविक्विक लगा दो, म्यूएस की वैल्यू 10, 20, 30, 40, 100 भी हो सकती है। सर तो एक डाउट है कि जैसे हमने पूछा रहेगा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जैसे गिवन रहेगा, तो हमें क्या मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन के स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट वो कैसे मतलब मिलेगा? अरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। आज की क्लास बेसिक रहने दो, आज हमने बेसिक थ्योरी डिस्कस करी है। तुम बस इतना डाइजेस्ट करो कि यार फ्रिक्शन नाम की चीज होती है, हम पैदल उसकी वजह से चल पाते हैं। फ्रिक्शन नहीं होगा हम पैदल नहीं चल पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा अपनी गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, गाड़ियां अगर चल रही तो रुक नहीं पाएंगी। बस इतना तुम समझ लो। और ये फ्रिक्शन किस तरह से बिहेव करता है वो थोड़ा सा समझ लो कि भाई जितना ज्यादा ऊपर से किसी चीज को प्रेस करोगे नीचे, उतना ज्यादा उसको आगे शिफ्ट करने में मुश्किल होगी। एक किताब रखी है, किताब को ऊपर से जितना जोर से प्रेस करोगे, इस किताब को धक्का मार के शिफ्ट करना उतना ही मुश्किल लगेगा। बस इतना डाइजेस्ट कर लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। तो यहाँ तक की थ्योरी तुम अच्छे से पढ़ के आओ नेक्स्ट क्लास में।